सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक रिवीजन लेक्चर जो कि हमने पूरे लेक्चर में मतलब पढ़ा है वो आज हम पूरा रिवाइज करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन लेक्चर इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमारा जो पहला लेक्चर था वो था बहुत ही बेसिक से लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। अब हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि इनैक्टमेंट डेट और एक्ट केम इनटू फोर्स में फर्क क्या होता है। इनैक्टमेंट डेट वो होता है जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करता है और एक्ट केम इनटू फोर्स वो होता है जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में वो एक्ट पास होता है। इन दिस केस 25 अप्रैल 1872 इज द इनैक्टमेंट डेट and 1st September 1872 is the date in which act came into force। फिर हमने पढ़ा ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ में, नॉट इन सिविल लॉ, बिकॉज इंग्लिश कॉमन लॉ क्या कहता है कि हम पुराने केसेस को रेफरेंस देंगे बट सिविल लॉ बोलते हैं कि हम नए केसेस को रेफरेंस नहीं देंगे। फिर हम पढ़े थे कि ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। और फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई केस अराइव होता है 1 सितंबर 1872 के पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न नहीं किया जाएगा। और हमने यही पढ़ा था कि दो टाइप के राइट्स क्रिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक होता है जस इन रेम और एक होता है जस इन पर्सोनेम। जस इन पर्सोनेम में जो आपका केस का हक होता है वो सिर्फ एक पार्टी के तक ही सीमित होता है, बट जस इन रेम में क्या होता है उसमें आप एक पार्टी और जो ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोनों के लिए आप उसे सू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन और अग्रीमेंट क्या होता है। प्रपोजल क्या होता है कि जब कोई आदमी अपना इच्छा दिखाता है कोई चीज को बेचने के लिए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रपोजल। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है सामने वाली पार्टी से उसे हम कहते हैं प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस बैक बाय कंसीडरेशन होता है उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। और फिर जब अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वाला फैक्टर ऐड होता है तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्टेज था वो था पहले आपका होगा प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन एंड अग्रीमेंट। जी हाँ, प्रपोजल को हम ऑफर ही कह सकते हैं। फिर हम पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा कि सोशल अग्रीमेंट और अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट रिगार्डेड एज प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सोशल अग्रीमेंट जैसे समझ लो हम डेली में जो अपने पापा मम्मी से जो अग्रीमेंट्स करते हैं वो हम कहते हैं सोशल अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ उसे हम कहते हैं सोशल अग्रीमेंट्स। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई ऐसा घटना घट गया जिसके कारण आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था कि एक स्टेज परफॉर्मर को मैंने बुक किया है एक शो में परफॉर्म करने के लिए, बट उसी दिन उसका लेग फ्रैक्चर हो गया तो वो अब उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट मतलब शुरू से ही कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसे हम कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट विद द माइनर, माइनर एक वो इंसान है जो 18 अबव के बिलो होता है और उससे हम कोई भी केस करते हैं तो वो वॉइड माना जाता है। या फिर कोई अग्रीमेंट जिसमें कोई इलीगल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, जैसे कि कोई मर्डर का केस, जैसे हमें दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट है कि उसका मर्डर करना है तो दैट्स एन इलीगल अग्रीमेंट या फिर वॉइड अग्रीमेंट। फिर हमने पढ़ा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जब एक पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होता है उससे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जिस पार्टी को जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है वो पार्टी अपने ऑप्शन में चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और प्रूफ कर दे कोर्ट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट में उसकी फ्री कंसेंट शामिल नहीं थी। फिर हमने पढ़ा कि इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है। इलीगल अग्रीमेंट वो होता है जिसमें कोई इलीगैलिटी ऑब्जेक्ट या पर्पस जुड़ा हो। अब डिफरेंस क्या है इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में? देखो वॉइड क्या होता है वो भी शुरू से इनवैलिड है और इलीगल क्या है वो भी शुरू से इनवैलिड है। बट वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि उसमें कुछ इलीगैलिटी हो। जैसे कि समझ लो अगर मैं किसी माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो इलीगल नहीं है बट वो वॉइड माना जाएगा। बट इलीगल एग्रीमेंट में समझ लो मैं किसी से ड्रग्स का धंधा कर रहा हूँ तो वो इलीगल है, वो भी वॉइड है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एन इलीगल एग्रीमेंट बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। फिर हमने पढ़ा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो होता है बैड डेट के टाइम पे, जब वो डेट होता है एक लिमिटेशन एक्ट जो हमारा है उसमें अगर ये लिखा है कि जो डेट 3 साल के बाद ड्यू डेट के 3 साल के बाद अगर वो पार्टी अपना डेट रिकवर नहीं करता है तो वो 3 साल के बाद रिकवर नहीं कर पाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा ड्यू डेट से 3 साल के अंदर
आप चाहे तो अपना डेट रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद आप रिकवर नहीं कर सकते। आप रिकवर कर सकते हैं 3 साल के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो कि हम लिमिटेशन एक्ट जो है उसे फॉलो नहीं करेंगे और 3 साल के बाद भी हम अपना डेट को रिकवर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो बेसिस में होता है। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि लिखित रूप में हो या फिर ओरली हो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट मतलब जैसे कि आप बस में चढ़ रहे हो या फिर कोई कैब आ रहा है तो कैब में बैठे हो, वो हो गया इम्प्लाइड। टैसिट मतलब बाय द जेस्चर ऑफ द पार्टीज। जेस्चर मतलब आप एटीएम में गए, एटीएम से पैसा निकाला तो वो गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। या फिर जब ऑक्शन में गए, जब वो हैमर नीचे गिरा और वो माना गया कि आपने ऑक्शन में से कुछ खरीद लिया या फिर वो जो प्रोडक्ट है ऑक्शन में वो आपको सेल हो चुका है तो उसे हम कहेंगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटेड जो हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो फ्यूचर में होगा, बाइलैटरल या फिर जो दोनों जन अपना काम करना बाकी है, और यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब किसी एक ने अपना काम करना बाकी है। यूनिलैटरल का एग्जांपल होता है जैसे ट्यूशन क्लासेस में आपने पैसा दे दिया, उसके बाद आपको ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। बाइलैटरल मतलब दोनों पार्टी अपना काम करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लैट के केस में अभी तो आपने बुकिंग किया है, उसके बाद आपको फ्लैट का पोजीशन मिलेगा और उसके बाद आप उसे पूरा पैसा देंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफर में पढ़ा था, पहला था जनरल ऑफर जो कि सभी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया था कि मेरा एक टॉपिक हो गया है तो उसका मैंने एडवर्टीजमेंट किया है न्यूज़पेपर में कि किसको जो भी वो ढूंढ के लाएगा उससे मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो गया जनरल ऑफर। सेम अगर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोलता करने के लिए तो वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर जब दो पार्टीज सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेम, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। उसके बाद हमने पढ़ा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? मैंने आपको ऑफर किया, मैंने मोबाइल ले लो 5000 में, बट आपने सामने से कहा कि मैं आपको मोबाइल लूंगा 4500 में, तो आपने काउंटर ऑफर मेड किया और कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। ये तीनों एक ही होते हैं। ये कब होता है? गवर्नमेंट के केस में होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो अपना कुछ प्रोजेक्ट लेके आती है तो वो टेंडर इनवाइट्स करती है वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कि कौन सा चीपेस्ट प्राइस में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये ऑफर कुछ दिनों, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए खुला रहता है। जैसे एग्जांपल दिया था लेटेस्ट कि ट्राई एक पब्लिक वाईफाई लेके आने वाला है, तो उसने ऑलरेडी में टेंडर इनवाइट कर चुका है वेरियस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब देखते हैं वो किसे अपना प्रोजेक्ट देने वाला है। अभी तक ये ऑफर खुला है। फिर हमने पढ़ा इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, मैनेक्विन को देखते हैं, फिर हम उसमें से कोई कपड़ा पसंद करके जब काउंटर पे जाते हैं बिल करवाने के लिए, तो बिल वाला चाहे तो हमें ना कर सकता है क्योंकि वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। मैनेक्विन को देख के जाना एक इन्विटेशन टू ऑफर है। हम जब कपड़े रख रहे हैं बिल काउंटर में, वो हमारा ऑफर है। अगर बिल काउंटर वाला उसे एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्टेंस होगा, वरना वो चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल था कंपनी केस में। कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं वो हो गया इन्विटेशन टू ऑफर। जब एप्लीकेशन मनी भरते हो वो हो गया ऑफर। और अगर कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर दे तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। अगर शेयर्स कंपनी आपको अलॉट नहीं करे शेयर्स तो वो हो गया नॉन एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। फिर हमने पढ़ा रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर का परफेक्ट रूल्स क्या होता है? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन लीगल रिलेशन, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ऑयल वाला एग्जांपल, अगर कोई मुझे कहता है कि 100 क्विंटल ऑयल चाहिए तो उसे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल चाहिए। बट अगर मैं कोकोनट ऑयल डीलर हूँ और तब वो मुझे कहता है कि 100 क्विंटल ऑयल चाहिए, तो ये डीम्ड है कि वो कोकोनट ऑयल ही मांग रहा है। फिर ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे कि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, जनरल, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड from the invitation and offer. It may be general or specific. It must be communicated in case of specific offer. जैसे मैंने आपको कुछ ऑफर दिया तो मुझे आपको आगे बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे आपको ऑफर करना है कुछ। It must be made with a viewpoint to create a legal obligation and to obtain a free consent. एक लीगलिटी होना चाहिए उसमें, और ऑब्सेंट जो फ्री कंसेंट जो मुझे मिलने वाला है वो फ्री होना चाहिए। एंड ऑफर में भी कंडीशन, ऑफर कैन बी कंडीशनल। अगर मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि मोबाइल में तभी आपको बेचूंगा जब आप मुझे चेक में पेमेंट करोगे, तो ये ऑफर है कंडीशनल ऑफर। उसके बाद उसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि जिसके नॉन कंप्लायंस हो बेचे, मतलब अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब खत्म होता है? ऑफर तब खत्म होता है जब कि सामने वाला पार्टी खुद ही मुझे कह दे कि मुझे ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर लैप्स ऑफ टाइम, ऑफर का था 7 दिन के लिए बट आपने 7 दिन के अंदर आए नहीं और ऑफर लैप्स हो गया, या फिर काउंटर ऑफर आपने कर दिया, या फिर जो ऑफर था वो खुद ही मर गया, या फिर वो पागल हो गया। फिर हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस वो होता है जब कोई इंसान ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent।
अब इसके रूल्स क्या होते हैं? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो अनक्वालिफाइड मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका बोलने का मतलब ये है कि आप सामने से कुछ अपना एक कुछ नया कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। मतलब यू कांट बी कंडीशनल, मतलब यू कांट मेक एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ओके, फिर हमने पढ़ा एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे कि हम सब जानते हैं कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मोड, जो मोड प्रेस्क्राइब्ड है कॉन्ट्रैक्ट आप उसी के अंदर आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो विद इन अ यूजुअल मोड। फिर इट मस्ट बी मेड बिफोर लैप्स ऑफ टाइम। जी हाँ, लैप्स ऑफ टाइम, यानी टाइम खत्म होने के पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट mere silence doesn't amount to acceptance। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको कुछ ऑफर किया बट अगर आप चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। फिर हमने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, उसके रूल्स क्या है? प्रॉपर ऑफर, जी हाँ प्रॉपर ऑफर हमें मिला। प्रॉपर एक्सेप्टेंस, हाँ मैंने प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी किया। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, हाँ उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप 18 इयर्स के अबव होने चाहिए, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई केस चल रहा है या फिर आपने कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड मतलब आप जेल के लिए, आपको जेल जाने का फैसला सुनाया जा चुका है, तो आप ऐसे पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका पूरा एक चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर फ्री कंसेंट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर जो हम आगे करने वाले हैं। फ्री कंसेंट मतलब ये कि मैंने जो हाँ किया है कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप किया है, ना कि किसी के दबाव में आके किया है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व रहेगा, वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कुछ कहूँ कि मैं तुम्हें अपना मोबाइल दूंगा अगर तुम उसको मर्डर कर दोगे, तो वो हो गया इलीगल कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट जो हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्मगलिंग का धंधा करेंगे और सब कहेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट, जी नहीं, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है इन केस ऑफ पोस्ट। अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे होगा, अगर मैंने लेटर पोस्ट के 10 तारीख को पहुंचा बी को 13 तारीख को, तो माना जाएगा कि मैंने ऑफर किया है 13 तारीख को। बट जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस किया 15 तारीख को बट लेटर पहुंचा 17 को, तो माना जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट किया 17 को। बट अब इधर क्या है, बी अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है अगर वो लेटर एक और पोस्ट कर दे जो कि वो लेटर 17 के पहले पहुंचना चाहिए या फिर 17 को पहुंचना चाहिए। और एक रैशनल पर्सन के हिसाब से जो ए है वो पहले एक टेलीग्राम को खोल के देखे कि उसमें लिखा हुआ क्या है, क्योंकि जब आप ऑफर रिजेक्ट करने वाले होते हो और आपको कुछ अर्जेंट बोलना होता है तो आप टेलीग्राम इशू करते हो और एक रैशनल इंसान पहले टेलीग्राम खोल के पढ़ता है। बट अगर वो रैशनल इंसान नहीं है तो वो जो भी पहले लेटर खोलेगा वही माना जाएगा कि उसमें क्या था। अगर उससे पहले खोला कि रिजेक्शन का लेटर उससे पहले खोला तो माना जाएगा रिजेक्शन था, अगर उससे पहले खोला एक्सेप्टेंस का लेटर तो माना जाएगा एक्सेप्टेंस था। सो इट वाज अ हार्डकोर लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। नाउ अब ऐसा हमें करना है कि आप इस लेक्चर को जरूर देखिए और आगे वाले लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा आगे वाले लेक्चर्स के लिए। एंड इन केस अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन प्लीज उसे देख लीजिए। मैं आपको 3-4 दिन का टाइम देने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करना चालू करेंगे सारा लेक्चर्स। बट तब तक ये आप सारे ओल्ड लेक्चर्स देखें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें जो अभी नवंबर या दिसंबर एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। एंड मेक श्योर दैट दे मेक आउट द fullest of these lectures. So keep watching the videos, keep liking the videos, and do subscribe the channel. And yes, always remember that smart work is the key to success. This has been Mehul Kumar Patwari signing off for today. Thank you. Have a nice day. Goodbye.